मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने 26-27 का बजट केंद्र लोकसभा में पेश किया। ये बजट वित्तीय शिस्ती का पालन करते हुए देश के विकास दर को बढ़ाने वाला, रोजगार निर्मित करने वाला और साथ में महाराष्ट्र और मुंबई को विकास के गति को मदद करने वाला इस प्रकार का ये केंद्रीय अर्थसंकल्प है। इसके लिए इस संकल्प का मैं स्वागत करता हूं। केंद्रीय अर्थ मंत्री निर्मला सीतारमण जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। उनको महाराष्ट्र मुंबई के तरफ से धन्यवाद भी देना चाहता हूं। 9वीं बार बजट पेश किया इस प्रकार से, 9वीं बार बजट पेश करके एक दूसरे से उन्होंने एक विक्रम भारत के इतिहास में रचा है और मुझे लगता है कि उनके कार्यकाल में और माननीय मोदी जी के कार्यकाल में भारत की अर्थव्यवस्था ने विशेषतः कोविड का संकट आने के बाद भी बहुत गति प्राप्त की है। और आप देखेंगे कि मैक्रो और मैक्रो इकोनॉमी, ये दोनों इकोनॉमिक इंडिकेटर्स आज भारत के दृष्टि से अच्छे चरण सीमा पे है। इन्फ्लेशन का रेट 2% के लगभग है। फॉरेन रिजर्व ये अपने $700 बिलियन के आगे जा रहे हैं। उसी समय वित्तीय जो टूट रहती है, डेफिसिट रहता है, वो मिनिमम की तरफ जा रहा है। वित्तीय घाटा जो है जीडीपी के तरफ से वो भी घटने के कगार पे हमको लगातार हर बरस दिख रहा है। और इसके साथ साथ जब दुनिया का हर देश का ग्रोथ रेट 3% से आगे नहीं जा रहा है, तब भारत का विकास का दर, वृद्धि का दर ये 7% के आगे जाने के कगार में है। मुझे लगता है कि भारत की अर्थव्यवस्था ये बहुत अच्छे परिस्थिति में है और उसका पूरा श्रेय केंद्र सरकार के सटीक इस प्रकार के आर्थिक नीतियों को जाता है। विपक्ष बार-बार कह रहा है कि चुनाव को लेकर जिस प्रकार से बंगाल में चुनाव, यूपी में चुनाव होने वाले, उसको लेकर ये बजट पेश किया गया। देखो, विपक्ष को कुछ ना कुछ गलत बातों को निकालना और गलत बातें पेश करना ही विपक्ष के लोगों का धंधा बना है। कि केरल का भी जिक्र किया है, रेयर अर्थ के विषय को लेकर, उड़ीसा को भी लेकर जिक्र किया। तो उड़ीसा में चुनाव है क्या? महाराष्ट्र को इतनी बड़ी सहायता दी है तो महाराष्ट्र में कोई चुनाव है क्या? और इसके लिए जब केंद्रीय अर्थ मंत्री बजट पेश करते हैं तो पूरे भारत का चित्र सामने रखते हुए नॉर्थ ईस्ट को टूरिज्म को लेकर इतनी सारी रियायतें दी है। तो नॉर्थ ईस्ट में कौन सा चुनाव है? बिहार में कौन सा चुनाव है? जो टूरिस्ट सर्किट पूरे देश में निर्माण करने की घोषणा उन्होंने की है। मुझे लगता है कि विपक्ष ने बड़ा दिल दिखाकर इस बजट का स्वागत करना चाहिए। वित्तीय शिस्त का पालन किया है और विकास का दर भी बढ़ाने का काम किया है। इसके कारण रोजगार निर्मित बड़े पैमाने पे देश में होगी। सर, एजुकेशन को लेकर क्या फंड का प्लान है? एजुकेशन को लेकर बहुत सारी योजना है। अभी उसके डिटेल्स तो आपको बजट के आंकड़े देखेंगे तो आपको ध्यान में आएगा। लेकिन जैसा मैंने कहा कि अभी जो धोरण स्वीकारा है नई शिक्षा नीति के अनुसार, आप देख रहे हैं कि 3 महीने में एक बार एक फॉरेन की नई यूनिवर्सिटी यहाँ अपना विद्यापीठ खोलने की घोषणा कर रही है। साथ में नई शिक्षा नीति के कारण मातृभाषा में शिक्षण देने पर बल दिया है। और इसके लिए मुझे लगता है कि शिक्षा नीति को लेकर बहुत सारे अच्छे कदम इस बजट के माध्यम से और बजट के पहले भी केंद्र सरकार ने उठाए। सर, वित्त मंत्रालय में भी कभी फाइनेंस, महाराष्ट्र में कभी बजट बजट कब पेश करना ये वित्त मंत्री और राज्य के मुख्यमंत्री और कैबिनेट का अधिकार होता है। 23 फरवरी से महाराष्ट्र विधानसभा का वित्त सत्र चालू होगा, वो उसकी घोषणा उचित समय पे करेंगे। पहले माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का और अर्थ मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी का अभिनंदन करता हूं। भारत विकसित भारत की ओर जो कदम बढ़ा रहा है, इस कदम को और गति और शक्ति देने का ये अर्थसंकल्प है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो विकसित भारत की कल्पना 2047 तक रखी है और भारत को विश्व की आर्थिक महासत्ता बनाने के लिए जो जो आवश्यक कदम है, इसके प्रथम चरण का ये बजट से शुरुआत हुई, ऐसा मुझे
लगता है और पूरे सारे देश को भी लगता है, सारे आर्थिक विशेषज्ञों को भी लगता है। और इसीलिए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और फाइनेंस मिनिस्टर श्रीमती निर्मला सीतारमन जी का अभिनंदन करते हैं। सर, बजट हर बार पेश होता है, उसमें कहीं ना कहीं विपक्ष उंगली उठाता है, उस पर ऑब्जेक्शन लेता है। देखिए, विपक्ष को कुछ न कुछ तो करना और कहना रहता है। अगर सरकार के पक्ष में विपक्ष बात करेगी तो विपक्ष अपना जो बचा हुआ जनाधार है वो भी खो देगी। और इसलिए विपक्ष का काम बजट पूरा संसद में रजू करने से पहले भी या प्रस्तुत करने से पहले भी वो उसके बारे में प्रतिक्रिया देने की शुरुआत करते हैं। और इसलिए विपक्ष के लोगों ने बजट को समझना चाहिए, पूरी तरह पढ़ना चाहिए। समाज के सभी क्षेत्रों को जिस प्रकार से बजट के अंदर लाभ दिया गया है या उसे समावेश किया गया है, इसके बारे में अगर वो पढ़ेंगे तो उनकी प्रतिक्रिया अलग होगी। सर, समस्या मेन हॉस्पिटल और एजुकेशन को लेकर होती है गरीब परिवार। देखिए, पहली बार ऐसा हुआ है कि भारत के अर्थसंकल्प में हेल्थ सेक्टर के लिए 1 लाख करोड़ से ज्यादा रुपए का प्रावधान हुआ है। देश की आजादी के 75 साल के बाद पहला बजट ऐसा है कि जिसमें देश के हेल्थ के सब्जेक्ट को, देश के आरोग्य के विषय को माननीय प्रधानमंत्री जी ने और निर्मला सीतारमन जी ने, फाइनेंस मिनिस्टर जी ने 1 लाख करोड़ से ज्यादा रुपए का प्रावधान किया है। इसलिए ये कहना गलत है कि बजट में आरोग्य के विषय में उन्होंने कुछ कम किए। सबसे अधिक पैसा इस साल मिला है। एजुकेशन को लेकर क्या कहना चाहिए? शिक्षण के बारे में सर्व शिक्षण अभियान की नीति चलाई जा रही है। शिक्षण का विषय केंद्र और राज्य सरकार से और स्थानिक स्वराज्य संस्था जैसे महापालिका मुंबई की प्राथमिक शिक्षण की जवाबदारी लेती है। तो शिक्षण के बारे में भी पूरा प्रावधान ये बजट क्षेत्र में किया गया है। नए विश्वविद्यालय खोलने के और इंडस्ट्रियल कॉरिडोर जहाँ पर है, औद्योगिक महाराष्ट्र जहाँ पर बनने वाला है, उसके करीब में देश के 4 बड़ी यूनिवर्सिटियां बनाने की भी घोषणा इस बजट में की गई है। महाराष्ट्र में ये बजट को लेकर क्या क्या लाभ मिल सकता है इसको? देखिए, महाराष्ट्र के रास्तों का जो जाल है और जो मुंबई दिल्ली इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है और मुंबई की जो अहमदाबाद से जोड़ने वाली बुलेट ट्रेन है, उसके बाद मुंबई के और खास करके किसानों के विकास के लिए और जिस प्रकार से बायोमेडिकल हब बनाने की बात हुई है, सेमीकंडक्टर के प्रोडक्शन के लिए 40,000 करोड़ रुपए रखे गए, एमएसएमई के प्रोत्साहन के लिए 10,000 करोड़ के प्रावधान किए। इसमें का बड़ा हिस्सा ये इंडस्ट्रियल ग्रोथ सबसे अधिक होने के बाद और सबसे ज्यादा पूंजी निवेश महाराष्ट्र में उद्योगपतियों का होने के कारण महाराष्ट्र को इसका सबसे अधिक लाभ मिलेगा। देखिए, आप सारे पहलुओं को अगर आप ध्यान में रखेंगे तो आप देख सकेंगे कि सामान्य नागरिकों को जो अपने जीवन आवश्यक वस्तुएं हैं या अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए या अपनी सुरक्षा के लिए या अपने मनोरंजन के लिए जो जो वस्तुएं हैं, उसको सबसे अधिक लाभ पहुंचाने का माननीय प्रधानमंत्री जी ने प्रयत्न किया है, माननीय सीतारमन जी के माध्यम से, अर्थसंकल्प के माध्यम से। और इसलिए सामान्य जनों को छूने वाला और जिसको एमएसएमई कहते हैं, जिसमें सबसे ज्यादा रोजगारी की उपलब्धता होती है देश भर में, उसको सबसे अधिक प्रोत्साहित करने का पहला कदम इस बजट के माध्यम से पिछले वर्षों से जो होता था उसको वृद्धि करके इस बार उठाया गया है। महाराष्ट्र में तो मोदी का निधन हो गया, लेकिन अभी ये मंत्रालय कभी अपडेट है कि महाराष्ट्र में बजट सेशन 23 फरवरी से शुरू हो रहा है और जिस दिन बजट प्रोड्यूस होना होगा उसी दिन बजट प्रोड्यूस होगा। और ये तो एक प्रक्रिया है बजट की, अर्थसंकल्प की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। माननीय अजीत दादा उनके निधन से पहले उनको जब पत्रकारों ने पूछा था तभी उन्होंने कहा था कि ये चुनाव अभी पूरे हुए हैं, जिला परिषद के चुनाव और पंचायत समितियों के चुनाव, मैं अभी अर्थसंकल्प के विषय में अपना समय देने वाला हूँ। तो सरकार की यंत्रणा शुरू है। आप मिल सकते हैं इसको? देखिए, महाराष्ट्र के रास्तों का जो जाल है और जो मुंबई दिल्ली इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है और मुंबई की जो अहमदाबाद से जोड़ने वाली बुलेट ट्रेन है, उसके बाद मुंबई के और खास करके किसानों के विकास के लिए और जिस प्रकार से बायोमेडिकल हब बनाने की बात हुई है, सेमीकंडक्टर के प्रोडक्शन के लिए 40,000 करोड़ रुपए रखे गए, एमएसएमई के प्रोत्साहन के लिए 10,000 करोड़ के प्रावधान किए। इसमें का बड़ा हिस्सा ये इंडस्ट्रियल ग्रोथ सबसे अधिक होने के बाद और सबसे ज्यादा पूंजी निवेश महाराष्ट्र में उद्योगपतियों का होने के कारण महाराष्ट्र को इसका सबसे अधिक लाभ मिलेगा। कंटेंट क्रिएशन, यूट्यूब, वीएफएक्स, इसको भी इस बार मौका दिया गया है, क्या कहेंगे? देखिए, आप सारे पहलुओं को अगर आप ध्यान में रखेंगे
तो आप देख सकेंगे कि सामान्य नागरिकों को जो अपने जीवन आवश्यक वस्तुएं हैं या अपने बच्चों की पढ़ाई के लिए या अपनी सुरक्षा के लिए या अपने मनोरंजन के लिए जो जो वस्तुएं हैं उसको सबसे अधिक लाभ पहुंचाने का माननीय प्रधानमंत्री जी ने प्रयत्न किया है, माननीय सीतारामन जी के माध्यम से, अर्थसंकल्प के माध्यम से। और इसलिए सामान्य जनों को छूने वाला और जिसको एमएसएमई कहते हैं, जिसमें सबसे ज्यादा रोजगारी की उपलब्धता होती है देश भर में, उसको सबसे अधिक प्रोत्साहित करने का पहला कदम इस बजट के माध्यम से पिछले वर्षों से जो होता था उसको वृद्धि करके इस बार उठाया गया है। महाराष्ट्र में तो मुख्यमंत्री जी का निधन हो गया, लेकिन अभी ये मंत्रालय देवेंद्र फडणवीस जी के पास है, तो कभी अपडेट है कि महाराष्ट्र में बजट की? महाराष्ट्र में बजट सेशन 23 फरवरी से शुरू हो रहा है और जिस दिन बजट प्रोड्यूस होना होगा उसी दिन बजट प्रोड्यूस होगा। और ये तो एक प्रक्रिया है बजट की, अर्थसंकल्प की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। माननीय अजीत दादा उनके निधन से पहले उनको जब पत्रकारों ने पूछा था तभी उन्होंने कहा था कि ये चुनाव अभी पूरे हुए हैं, जिला परिषद के चुनाव और पंचायत समितियों के चुनाव, मैं अभी अर्थसंकल्प के विषय में अपना समय देने वाला हूँ। तो सरकार की यंत्रणा शुरू है। सबसे पहले माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का और अर्थ मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारामन जी का अभिनंदन करता हूँ। भारत विकसित भारत की ओर जो कदम बढ़ा रहा है, इस कदम को और गति और शक्ति देने का ये अर्थसंकल्प है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो विकसित भारत की कल्पना 2047 तक रखी है और भारत को विश्व की आर्थिक महासत्ता बनाने के लिए जो जो आवश्यक कदम है, इसके प्रथम चरण का ये बजट से शुरुआत हुई, ऐसा मुझे लगता है और पूरे सारे देश को भी लगता है, सारे आर्थिक विशेषज्ञों को भी लगता है। और इसीलिए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और फाइनेंस मिनिस्टर श्रीमती निर्मला सीतारामन जी का अभिनंदन करते हैं। सर, बजट हर बार पेश होता है, उसमें कहने का विपक्ष उंगली उठाता है, उस पर आप हिस्सा लेता है? देखिए, विपक्ष को कुछ न कुछ तो करना और कहना रहता है। अगर सरकार के पक्ष में विपक्ष बात करेगी तो विपक्ष अपना जो बचा हुआ जनाधार है वो भी खो देगी। और इसलिए विपक्ष का काम बजट पूरा संसद में रजू करने से पहले भी या प्रस्तुत करने से पहले भी वो उसके बारे में प्रतिक्रिया देने की शुरुआत करते हैं। और इसलिए विपक्ष के लोगों ने बजट को समझना चाहिए, पूरी तरह पढ़ना चाहिए। समाज के सभी क्षेत्रों को जिस प्रकार से बजट के अंदर लाभ दिया गया है या उसे समाविष्ट किया गया है, इसके बारे में अगर वो पढ़ेंगे तो उनकी प्रतिक्रिया अलग होगी। सर, समस्या मेन हॉस्पिटल और एजुकेशन को लेकर होती है गरीब परिवार। देखिए, पहली बार ऐसा हुआ है कि भारत के अर्थसंकल्प में हेल्थ सेक्टर के लिए 1 लाख करोड़ से ज्यादा रुपयों का प्रावधान हुआ है। देश की आजादी के 75 साल के बाद पहला बजट ऐसा है कि जिसमें देश के हेल्थ के सब्जेक्ट को, देश के आरोग्य के विषय को माननीय प्रधानमंत्री जी ने और निर्मला सीतारामन जी ने, फाइनेंस मिनिस्टर जी ने 1 लाख करोड़ से ज्यादा रुपए का प्रावधान किया है। इसलिए ये कहना गलत है कि बजट में आरोग्य के विषय में उन्होंने कुछ कम किए। सबसे अधिक पैसा इस साल मिला है। एजुकेशन को लेकर कहना चाहिए? शिक्षण के बारे में सर्व शिक्षण अभियान की नीति चलाई जा रही है। शिक्षण का विषय केंद्र और राज्य सरकार से और स्थानिक स्वराज्य संस्था जैसे महापालिका मुंबई की प्राथमिक शिक्षण की जवाबदारी लेती है। तो शिक्षण के बारे में भी पूरा प्रावधान ये बजट क्षेत्र में किया गया है। नए विश्वविद्यालय खोलने के और इंडस्ट्रियल कॉरिडोर जहाँ पर है, वह औद्योगिक महारास्ते जहाँ पर बनने वाले हैं, उसके करीब में देश के 4 बड़ी यूनिवर्सिटियां बनाने की भी घोषणा इस बजट में की गई है।